ठीक है, तो हमारे पास इस टाइप के अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे मुझे क्वेश्चन दिया इन्होंने, कहते हैं रिएक्शन है C प्लस CO2 इज एन इक्विलिब्रियम विद 2CO गैसेस। सही है, तो बैलेंस करके बोल रहा है, कहता है द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज, तो ये भी गैसेस है और ये भी गैसेस, तो ये सॉलिड है। इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 12 एटमॉस्फेयर। इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 12 एटमॉस्फेयर। सही है, कहता है 50% ऑफ CO2 reacts, if 50% of CO2 reacts, calculate Kp। ठीक है, तो कैलकुलेट Kp का बेसिक मतलब क्या हुआ, सोचो कि मैम अगर मेरे पास C प्लस CO2 दे रखा है और मुझे 2CO बना के दे रहा है गैसेस, यू अंडरस्टैंड, तो दिस शैल बी गैसेस एंड दिस शैल बी सॉलिड, यस और नो। तो आप खुद सोचो भाई, मुझे तो पता नहीं इनिशियल मोल्स कितने थे, तो A0 मोल्स थे इसके, है ना, A0 मोल्स थे इसके, यस मैम। और यहाँ पे भी कितने थे, इक्विलिब्रियम प्रेशर 12 है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी A0 मोल्स, दोनों के बराबर बराबर मोल्स ले लिए हम लोगों ने। और वो बोल रहा है कि हाफ मोल मतलब 50% CO2 कंज्यूम हो गई, मतलब A0 - 2 कंज्यूम हो गया, A0 - 2 कंज्यूम हो गया, और जितना कंज्यूम होता है उसके हिसाब से स्टोइशियोमेट्री लगाओ, तो 1 से 2 बनता है, तो हाफ से डबल बन जाएगा, तो दैट इज 1 A0 बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, सही बात है। तो यहां से ये A0/2 बचा, यहां से भी A0/2 बचा, और यहां से A0 बना, ये मोल्स आ गए। बोलो हाँ या ना। पर बात ये है कि प्रेशर कौन बना रहा है, ये बताओ। अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालू, ठीक है ध्यान समझिएगा, अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालू तो क्या बनेगा, बताइए बताइए। कि मैम मेरे पास जो गैसियस कंपोनेंट आया वो A0/2 आया, और यहाँ पे भी A0 आ गया। सही बात है, तो अगर मैं यहाँ से पूरे गैसियस मिक्सचर की बात करूँ, कार्बन तो बेस पे पड़ा रहता है, तो अगर कार्बन बेस पे पड़ा रहता है तो टोटल गैसियस मिक्सचर कितना आएगा, बताइए। तो टोटल गैसियस मिक्सचर मेरे पास आ जाएगा A0/2 प्लस A0, मैम 3A0/2। तो ये आ जाएगा 3A0/2, मेरे टोटल मोल्स आ जाएंगे एन टोटल। तो यहाँ से अगर मोल फ्रैक्शन की बात की जाए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितना निकल के आएगा, बताओ, A0/2 डिवाइडेड बाय 3A0/2, so that shall be A0/2 into 2/3 है। A0 से A0 चला गया, 2 से 2 चला गया, तो इसका मोल फ्रैक्शन आ गया 1/3। ऐसी मोल फ्रैक्शन ऑफ CO की बात करेंगे तो क्या आएगा, A0 डिवाइडेड बाय 3A0/2, so that is A0 into 2/3 A0, A0 से A0 चला गया, तो आंसर आ गया 2/3। बात समझ में, सही है। तो उससे मुझे फिर क्या समझ आता है, बताइए, कि अगर ये 2/3 आ गया, तो मोल फ्रैक्शन CO2 का भी मिल गया और मोल फ्रैक्शन CO का भी मिल गया, तो मोल फ्रैक्शन CO2 का भी मिल गया विच इज 1/3, और मोल फ्रैक्शन CO का भी मिल गया विच इज 2/3। बोलो हाँ, कंसेप्ट समझ में आ गया, बताइए। अब मोल फ्रैक्शन CO2 का बन गया 1/3, CO का मिल गया 2/3, और मुझे टोटल प्रेशर दे रखा है, P टोटल दे रखा है 12 एटमॉस्फेयर, तो प्रेशर ऑफ CO2 कितना बन जाएगा, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इंटू P टोटल, दैट शैल बी 1/3 इंटू P टोटल 12, यानी कि 4 एटमॉस्फेयर, है ना। और मोल फ्रैक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO कितना बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO इंटू P टोटल, तो ये बन जाएगा 2/3 इंटू 12, तो दैट शैल बी हाउ मच, 4, दैट 8 एटमॉस्फेयर। बताओ हाँ। तो अब जो मेरी इक्वेशन दे रखी थी, वो दे रखा था कार्बन प्लस CO2 गैसियस इज एन इक्विलिब्रियम विद 2CO गैसियस। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ से अगर मैं Kp की बात करूँ, तो Kp की वैल्यू कितनी आएगी, बताइए। मैम तो केपी में सिर्फ CO और CO2 कंसिडर होंगे, क्योंकि C तो प्रेशर ऑफ, सॉलिड है। हाँ,
तो आप समझ के देखो, जब हम मोल फ्रैक्शन भी निकाल रहे हैं और क्योंकि हमको पी टोटल निकालने से मतलब है, तो मैं उस गैसियस मिक्सचर का ही मोल फ्रैक्शन निकालती हूँ, समझ लो। वैसे आइडियली मुझे मोल फ्रैक्शन सारे कंपोनेंट्स का निकालना चाहिए था, पर क्योंकि पी टोटल गैसेस ही बना रही है, तो मैंने उसमें कार्बन के मोल्स को कंसिडर ही नहीं किया। तो ये मेरे पास बन गया 8 स्क्वायर अपॉन 4, दैट शैल बी 64/4, तो आंसर शैल बी 60। तो यहाँ से मेरे पास केपी की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो दैट इज वन क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन अपने को इस तरह से आना चाहिए। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ आता है रिगार्डिंग रिगार्डिंग एक्टिव मास, है ना। रिगार्डिंग एक्टिव मास कहता है, किसी बताओ मेरे पास 64 ग्राम्स ऑफ एच आई है इन अ 2 लीटर फ्लास्क, इन अ 2 लीटर फ्लास्क। तो क्वेश्चन मुझे कह रहा है इसका एक्टिव मास क्या होगा, व्हाट वुड बी इट्स एक्टिव मास। बेसिकली एक्टिव मास इज नथिंग बट मोलैरिटी। ठीक है, ये याद रखिएगा, एक्टिव मास इज नथिंग बट मोल्स पर लीटर निकाल। ठीक है, तो एक्टिव मास इज नथिंग बट जस्ट मोल्स पर लीटर। तो यहां से अगर सॉल्व करें तो एच आई का मास कितना बनेगा मुझे बताइए, 1 + 127 आयोडीन का बनता है, तो ये ऐड करके कितना आ जाएगा, 128 ग्राम्स पर मोल आ जाएगा, बताओ हाँ है ना। सो दैट शैल बी हाउ मच, दैट शैल बी 128 ग्राम्स पर मोल, ये एच आई का मास है। तो मोल्स निकाल दूं मैं, तो मोल्स ऑफ एच आई मेरे पास कितने आएंगे बताइए, गिवन मास बाय मोलर मास, तो दैट शैल बी हाफ मोल पर लीटर। सो व्हाट डू यू थिंक दिस वैल्यू विल बी, दैट विल बी 0.5 मोल्स पर लीटर। ये मेरा क्या है, ये मेरा एक्टिविटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग, दिस इज गोइंग टू बी माय एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब मोल्स पर लीटर निकाल। कंसेप्ट समझ में आ गया। जैसे मुझे अगर बोल दे कि भाई 8.5 ग्राम्स अमोनिया है और वो कितने फ्लास्क में दे रखा है, 0.5 लीटर फ्लास्क में दे रखा है। तो 0.5 लीटर फ्लास्क में अगर वो दे रखा है, 0.5 लीटर फ्लास्क में अगर वो दे रखा है, मैम। तो क्या होगा, तो गिवन मास है 8.5, है ना। और मोलर मास क्या होता है अमोनिया का, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो GMM क्या होता है अमोनिया का मुझे बताइए, तो दैट शैल बी मैम 14 + 3, दैट शैल बी 17 ग्राम्स पर मोल। तो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, हाँ बोल। मैम ये एच आई वाले में ये तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया ना, मोलारिटी तो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम होगी। हाँ, तो सॉरी, तो ये मेरे आगे कितने मोल्स आ गए, हाफ मोल। और ये वाले मोल्स मेरे प्रेजेंट है 2 लीटर में। तो अगर मैं एक्टिविटी पूछूं तो कितनी निकल के आएगी एक्टिविटी, कि हम भाई जीरो दो पॉइंट टू लीटर में, फाइव हाँ 2 लीटर में 0.5 मोल्स हैं, तो 1 लीटर में 0.5/2 मोल्स है, विच शैल बी हाउ मच, 0.25 मोल्स। सही है। तो एक्टिविटी का बेसिक मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भाई मेरे पास गिवन मास है, गिवन मास बाय मोलर मास 17 है, तो ये मोल्स निकल के आए। तो एक्टिविटी से पहले हम पहले निकालेंगे टोटल मोल्स, ओरिजिनल नंबर ऑफ मोल्स। So that shall be 8.5 over 17. That shall be 8.5 over 17. 17 5s are 85 होता है। तो ये basically 0.5 moles आ गए। That is present in 0.5 liters. तो 1 लीटर में कितने आ जाएंगे, 1 मोल, क्योंकि डिवाइडेड बाय 0.5 करूंगी यहाँ पे, यहाँ भी कर दूंगी, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो दैट शैल बी 1 मोल पर लीटर। तो ये मेरी एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी का भी सवाल आ जाता है, और हमको ये याद रखना है कि एक्टिविटी यानी कि मोलर कंसंट्रेशन जो होती है ऑफ प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की 1 मानी जाती है। बस हमें एक्टिविटी ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड शुड बी कंसिडर्ड एज 1। ओके जैसे अगर मैम, कार्बन जैसे सॉलिड दे दिया, मोलारिटी में होता वही 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 कर, ठीक बात है। तो एक क्वेश्चन इससे भी बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, वन से।
ठीक है, अब देखो सर, तो एक तो अपने पास ये वाला पार्ट आ जाता है, मोल्स निकालने वाला आ जाता है ना। एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कहता है CuSO4, क्वेश्चन कहता है CuSO4 डॉट 5H2, ये सॉलिड है। ये कैसा है अपना, ये है CuSO4 डॉट 3H2O plus 2H2, so you would have 2H2O gaseous and this would be solid। बोलो हाँ है ना, सही है। तो कहते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन CuSO4 डॉट 5H2O सॉलिड, और मुझे उससे मिल रहा है CuSO4 डॉट 3H2O सॉलिड एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म। तो इस रिएक्शन का जो Kp दे रखा है ना, वो मुझे दे रखा है 1.084 इंटू 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर स्क्वायर। तो कहते हैं इसकी कंडीशंस ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाल, कैलकुलेट द कंडीशंस ऑफ, कैलकुलेट द कंडीशंस ऑफ relative humidity of CuSO4 dot 5H2। ठीक है, will start losing its water of crystallization। कि कब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करना शुरू करेगा और कब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करना शुरू नहीं करेगा। और इसमें ये आपको दे रखा है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो होता है, क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर at 25 डिग्री सेल्सियस is 24 mm of Hg। अभी क्या है इसका मतलब, देख हमें इसको ऐसे ट्रीट करना है कि भाई अगर मेरे पास CuSO4 डॉट 5H2 है और ये टूट रहा है, और ये मुझे दे रहा है CuSO4 डॉट 3H2O दे रहा है, और साथ में ये 2H2O वेपर फॉर्म में रिलीज कर रहा है, तो ये सॉलिड है और ये सॉलिड है, बताइए सही है। तो यहाँ से क्या होगा मुझे तो, CuSO4 डॉट 5H2 will give you what, CuSO4 डॉट 3H2O plus 2H2O gaseous। Are you understanding? तो मैं अगर इसका Kp लिखूंगी तो क्या लिखूंगी बताओ, प्रेशर ऑफ H2O की पावर 2, क्योंकि सॉलिड तो हम प्रेशर में काउंट करते ही नहीं। तो यहाँ से मेरे पास Kp की वैल्यू कितनी आ जाएगी मुझे बताओ, यहाँ से मेरे पास Kp की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से मेरे पास Kp की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी इन द क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ Kp इज ऑलरेडी गिवन टू मी 1.084 इंटू 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 1.084 इंटू 10⁻⁴। ये मेरा प्रेशर ऑफ वाटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, बोलो हाँ। तो यहाँ से प्रेशर ऑफ वाटर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, √of 1.084 इंटू 10⁻⁴। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2, और 1.084 को अगर आप सॉल्व करते हो तो इसका अंडर रूट निकालोगे कैलकुलेटर से तो 1.041। बात समझ नहीं। तो बेसिकली इसका मतलब हुआ 0 पॉइंट, तो ये पॉइंट और 2 पॉइंट स्टेप 0 चला जाएगा, तो 0.01041 एटमॉस्फेयर। और मुझे पता है कि 1 एटमॉस्फेयर का मतलब होता है 760 mm ऑफ Hg। तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 0.01041 इंटू 760, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या आएगा अपने पास, ये मल्टीप्लाई करके आएगा क्या अपने पास बताओ, ये मल्टीप्लाई करके आएगा 0.01041 इंटू 760। तो ये वाली वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 7.9116 mm ऑफ Hg, राउंडेड ऑफ टू 8 mm ऑफ Hg। सही बात है। इसका मतलब यहाँ पे जो वेपर का प्रेशर है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जब CuSO4 डॉट 5H2 टूट रहा है तो ये CuSO4 डॉट 3H2O दे रहा है, और साथ में ये 2H2O दे रहा है, बोलो हाँ ना? तो ये जो वाटर वेपर बना रहा है, तो कॉपर सल्फेट का मान लो एक क्रिस्टल है डिश के अंदर, तो इसके चारों तरफ वाटर वेपर का क्या प्रेशर है, दैट वुड बी 8 mm ऑफ Hg, दैट वुड बी 8 mm ऑफ Hg। और सराउंडिंग्स का प्रेशर कितना है, सराउंडिंग्स का प्रेशर कितना है, 24 mm ऑफ Hg। मतलब जो बाहर का पानी है वो इस कॉपर सल्फेट में भारी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बताओ,
यस मैम। बाहर का जो पानी है वो भारी पड़ेगा, तो कॉपर यस सल्फेट मैम। उसके इसमें क्या करेगा, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 और पानी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। तो अगर हम कहते हैं कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हमारा वो ज्यादा हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्ट से, कौन सा सॉल्ट भाई, हर सॉल्ट का भी वेपर प्रेशर होता है, तुम समझो इस बात को, हर सॉल्ट का भी वेपर प्रेशर होता है। तो हर सॉल्ट का वेपर प्रेशर का मतलब क्या है कि भाई जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये प्रेशर ऑफ सॉल्ट से अगर ज्यादा हो रहा है तो वो भारी पड़ जाएगा। और भारी पड़ने का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 24 है और वो हमारे सॉल्ट के प्रेशर से ज्यादा है, तो हमारा सॉल्ट CuSO4.5H2O में ही बना रहेगा। कि पानी का प्रेशर बढ़ गया उस केस में तो वो बैकवर्ड ही जाता जाएगा। लेकिन मान लो एक चाइना डिश में या किसी भी कंटेनर में कोई सॉल्ट रखा है जिसका खुद का वेपर प्रेशर है 8 mm और सराउंडिंग्स का प्रेशर हो गया 6 mm, तो इस केस में क्या होगा कि एटमॉस्फेयर हल्का पड़ गया तो यहाँ का पानी उड़ जाएगा, यहाँ का पानी उड़ जाएगा, बताइए हाँ। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो यानी कि जब अगर बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हमारा कम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हमारा कम हो गया किससे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्ट से, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्ट से, तो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन, बताओ। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्ट से अगर कम हो गया तो दिस सॉल्ट शैल लूज मनी, दिस सॉल्ट शैल लूज वाटर, और वो किसकी तरफ जाता जाएगा, वो एनहाइड्रस होने की मैम तरफ वो जाता जाएगा। ऊपर की तरफ जाते रहे। हाँ, ठीक है, तो ऊपर की तरफ जाता जाएगा मतलब इसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन है वो हटता जाएगा। बात समझ में आ रही है, इट विल लूज इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन। तो ये हमें कंसेप्ट ध्यान में रखना चाहिए कि अगर मुझे कोई सॉल्ट का केपी दे दे और मुझसे पूछ लीजिए बताओ इसकी सिचुएशन क्या है यहाँ पे, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई इसका रिलेटिव वेपर प्रेशर जो होता है वो याद कर लो, पानी का हमेशा 24 mm ऑफ Hg होता है। तो मान लो किसी सॉल्ट का 24 से ज्यादा निकल गया, मैं आपको बोलती हूँ सॉल्ट का नेचर बताओ, तो आप नेचर बता सकते हो ना कि भाई ये सॉल्ट का वेपर प्रेशर इस डेटा के हिसाब से थोड़ा सा 24 से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये सॉल्ट कितने भी एटमॉस्फेयर में रख लो आप, ये पानी रिलीज करेगा ही करेगा। बात समझ में आ रही है? तो पानी की जो वेपर डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 24 mm ऑफ Hg हो जाती है। इज दिस पार्ट क्लियर? इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट जस्ट? यस मैम। ठीक है, तो ये कंसेप्ट अपने को समझना, ठीक है जी। अब इसमें एक क्वेश्चन देखो और आता है, एक मैम तो क्वेश्चन अपने पास। हाँ, अगर कम आ गई तो उस केस में हम आंसर लिखेंगे कि लूज नहीं करेगा। हाँ, किसकी वैल्यू कम आ गई, सॉल्ट वाली कम आ गई। यस मैम, सॉल्ट वाली कम आ गई। हाँ हाँ हाँ, तो उस केस में वो सॉल्ट अगर हमको याद हो तो हमने एक सॉल्ट पढ़े, एक होता है डेलिक्विसेंट सॉल्ट। डेलिक्विसेंट सॉल्ट हमने क्या पढ़े थे कि भाई ये पानी में रख एटमॉस्फेयर में रखे रखे घुल जाते हैं। यानी कि मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जितना भी प्रेशर होता है डेलिक्विसेंट सॉल्ट्स का, ये हमेशा एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर के प्रेशर से कम होता है। तो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर का जो प्रेशर है, क्या मैं उसी को रिलेटिव डेंसिटी बोल रही हूँ? यस मैम। तो यही तो है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसे कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो कुछ नहीं है, एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट वाटर वेपर है उसका प्रेशर, तो दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बात समझ में आ गई? तो प्रेशर ऑफ द डेलिक्विसेंट सॉल्ट इज ऑलवेज लेस देन व्हाट, प्रेशर ऑफ द डेलिक्विसेंट सॉल्ट। मैम लेस देन वाटर, वाटर वेपर प्रेशर ऑफ। करेक्ट, तो ये चीज अपनी इंपॉर्टेंट, बात समझ में आ गई? तो यहाँ से एक, ठीक है, इतना समझ आ गया। और अगर हम कह रहे हैं कि भाई कोई सॉल्ट मेरा कैसा है, एनहाइड्रस सॉल्ट है या हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट है, या कोई सॉल्ट डेलिक्विसेंट नहीं है, तो सीधी बात है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भारी पड़ गया पानी का, तो वो सॉल्ट के ऊपर पानी डालता जाएगा और फाइनली सॉल्ट उसमें घुल जाएगा। और अगर कोई सॉल्ट नॉन डेलिक्विसेंट है, मैम और इक्वल का केस का कोई सॉल्ट होता है? नहीं, ठीक है, नॉन डेलिक्विसेंट सॉल्ट है या जिसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट सॉल्ट। फ्लोरोसेंट सॉल्ट क्या करता है, विच लूजेस इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, विच लूजेस इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो जो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है इन और या ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेयर,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एफ्लोरेसेंस। समझ में आ गई? तो दैट इज नथिंग बट जस्ट अ नॉन डेलिक्वेशन कह रहे हैं एफ्लोरेसेंस। तो उसके हिसाब से हम इसको देख सकते हैं, बताइए हाँ है ना? कंसेप्ट समझ में आ गया? अब ये जैसे फॉर समझ। एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज और क्वेश्चन देती हूँ, जैसे ऐसा एक है, एक हमारी ना वैन ऑफ इक्वेशन होती है, इक्विलिब्रियम की वैन ऑफ इक्वेशन होती है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप यहाँ पे देखो, हमको जनरली जो है ये इक्वेशन होती है log ऑफ h1 log ऑफ k1 बाई k2 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 r अपॉन 1 अपॉन t2 माइनस 1 अपॉन t1, ऐसी एक इक्वेशन है। हम ये हमने की थी। हाँ। अब आप लॉजिक इसमें समझो कि इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? ये डेरिवेशन हम इसका करेंगे, पर इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है, एक तो। और दूसरा अपने को ये समझ आना चाहिए कि K1 क्या है। K1 है रिएक्शन की स्पीड, रिएक्शन केसी का वैल्यू है केसी। जैसे मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है, मैंने आपको बोला था कि केसी हो चाहे केपी हो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो मैंने बोला कि यार ए इज एन इक्विलिब्रियम विद बी, मान लो ये टेम्परेचर 25 डिग्री पे करा रहे हैं, तो इसका केसी केसी 1 आ रहा है। और सेम रिएक्शन को अगर मैं 60 डिग्री पे करा रही हूँ तो इसका रिएक्शन केसी 2 आ रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम दूसरा ही हो गया। दिस इज इक्विलिब्रियम 1 और ये इक्विलिब्रियम 2 है। तो सीधी सी बात है यार, डेल्टा एच नॉट तो सेम रहेगा कि भाई ये रिएक्शन कितनी हीट रिलीज कर रहा है, ये तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में रह रहा है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये रिएक्शन जो भी वैल्यू है फॉरवर्ड में एक्सो है कि एंडो है जो देख लेंगे, तो डेल्टा एच डाल दो। अगर मान लो फॉरवर्ड में एंडो है तो यानी कि डेल्टा एच मेरा पॉजिटिव, ठीक है। और अगर फॉरवर्ड में एंडो एक्सो है तो मैं कह दूंगी कि भाई एंडो के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव है, एक्सो के लिए डेल्टा एच नेगेटिव है। बोलो हाँ है ना? तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी ये बताओ, कि भाई log k1 बाई k2 इज गोइंग टू बी नथिंग बट डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 r 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो दैट से भी log k1 बाई k2 हियर इज गोइंग टू बी व्हाट, राइट? तो इस क्वेश्चन से हम बड़े सारे सवालों के जवाब निकाल सकते हैं कि k1 की वैल्यू क्या है, k2 की वैल्यू क्या है। तो क्वेश्चन उन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने बोला कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है फॉरवर्ड वाला, और उसमें हमने टेम्परेचर ना बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब T1 से बढ़ा के टेम्परेचर T2 कर दिया, मतलब T2 ज्यादा है और T1 कम है। T2 ज्यादा है और T1 कम है, बताइए हाँ है? यस मैम। तो T1 कम है और T2 ज्यादा है, गॉट द पॉइंट? तो यहाँ से अगर मैं वैल्यूज लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी कि भाई लॉग ऑफ, तो क्वेश्चन कहता है कि बताओ K1 बराबर K2 है, K1 ग्रेटर देन K2 है, K1 स्मॉलर देन K2 है, या नन ऑफ दीज, ऐसा कोई ऑप्शन, राइट? तो ये मेरे पास इस तरह से क्वेश्चन देता है। अब आप क्या करोगे मुझे बताइए? तो आप फॉर्मूला लगाओगे log K1 बाई K2 here is going to be what, delta H upon 2.303 R 1 upon T2 माइनस 1 upon T1, ऐसा था कुछ क्वेश्चन। अब एंडोथर्मिक मेरे को जो डेटा दिया उसके साथ लगाओ, भाई 2.303 R तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। डेल्टा एच क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है फॉरवर्ड का, तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव ही है। टेम्परेचर बढ़ा दिया है, तो मैं अगर अंदर एलसीएम ले लूं तो मेरे पास क्या आएगा, log K1 बाई K2 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, सॉल्व करने पे आएगा T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2। बोलो ये एलसीएम मल्टीप्लाई कर दो सर। तो अब डिनोमिनेटर में टेम्परेचर जो भी है वो केल्विन में यूज कर रहे हैं हम लोग, तो केल्विन का टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे मैं -2 डिग्री को भी लिखूं तो वो -2 डिग्री में भी मैं 273 ऐड करके उसको पॉजिटिव बना दूंगी केल्विन बनाने के लिए। तो दैट शैल बी 271 केल्विन और नॉट, बताइए? तो इफ दैट इज गोइंग टू बी 271 केल्विन तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। ऊपर का जो डिफरेंस है वो कैसा आ जा रहा है, ऊपर का जो डिफरेंस है वो कैसा जा रहा है मुझे बताइए? और ऊपर का डिफरेंस नेगेटिव। नेगेटिव आ जा रहा है, तो दिस डिफरेंस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो यहाँ से मेरे पास क्या कहानी बन के निकलेगी ये बताओ, कि ये आ जाएगा log ऑफ K1 बाई K2, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है और ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, ऊपर वैल्यू नेगेटिव है नीचे वैल्यू पॉजिटिव है, तो ओवरऑल मेरा log K1 बाई K2 का वैल्यू नेगेटिव आ। बोलो हाँ, इतना यस समझ में मैम। आया? अच्छा कुछ नहीं है तो बेस 10 है,
तो यहाँ से क्या बनेगा, लॉग ऑफ k1 बाय k2, लॉग ऑफ k1 बाय k2 इज इक्वल टू सम नेगेटिव वैल्यू, मान ले -1 वैल्यू आप समझिए इस बात। तो यहाँ कुछ नहीं है तो बेस 10 है, तो 10 की पावर क्या कर दूं कि आ जाए, 1 सेकंड। Quran, just a second. There's some parent. Okay. मान ली आंसर नेगेटिव आ गया, लेट्स से लगा के देख लेंगे नेगेटिव का मतलब क्या होगा, नेगेटिव का मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ, हम log k1 by k2 की पावर -10। तो ये बन जाएगा 10 की पावर -1, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ k1 बाय k2, ये वैल्यू बन गई 0.1। बोलो है नहीं। यस मैम। अब 0.1 मतलब ये वाली वैल्यू हटा दो, तो ये बन जाएगा k1 बाय k2 की वैल्यू 0.1 है ना। यस मैम। तो k1 की जो वैल्यू है, लेट्स से 1/10 होगी, इसका मतलब तो 10 टाइम्स k1 इज k2। बोल हाँ। यस। तो इससे मुझे क्या समझ आएगा कि k1 छोटा है, तभी तो उसका 10 टाइम्स करके k2 बना पा रहे हैं, तो k1 वुड बी लेसर देन k2। यस और नो। यस मैम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब टेम्परेचर बढ़ाया और एंडोथर्मिक रिएक्शन था, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एंडोथर्मिक रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई, इसका मतलब k2 बढ़ गई। बोलो हाँ। बात समझ नहीं, एंडोथर्मिक रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई मतलब यस मैम। वो फास्ट हो गया। अब देखो, अब जैसे अगर यहीं पे मैं बोल देती कि भाई टेम्परेचर हमने बढ़ाया, टेम्परेचर हमने बढ़ाया पर रिएक्शन जो था वो एक्सोथर्मिक था, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ाया पर रिएक्शन एक्सोथर्मिक था, तो इसका क्या मतलब है, बताओ। टेम्परेचर बढ़ाया पर रिएक्शन एक्सोथर्मिक था, तो हाँ व्हाट डू यू थिंक इज मतलब गोइंग टू हैपन। नेगेटिव होगा डेल्टा। तो मैंने लिखा कि log k1 बाय k2 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन
2.303 R 1/T2 - 1/T1, यही होता है। तो यहाँ से अगर डेल्टा एच नेगेटिव आ गया, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बात को समझिएगा क्या हो रहा है। तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आएगी K1/K2, तो ये नेगेटिव, 2.303 R ओवरऑल पॉजिटिव। यहाँ टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मतलब T1 छोटा था, T2 बड़ा है। एलसीएम ले लेंगे तो फिर से बन जाएगा T1 - T2/T1 T2। बोलो, तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, log ऑफ K1/log ऑफ K2। ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है। छोटे में से बड़ा घटा रहे तो ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ओवरऑल पॉजिटिव। बोलो है ना। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया। पॉजिटिव का मतलब जैसे +1 वैल्यू है, तो 10 की पावर ये मान लो +1 है, तो 10 की पावर प्लस हो जाएगा। और जितनी 10 की पावर बढ़ेगी, इसका मतलब क्या हो गया कि K1/K2 की वैल्यू नियर अबाउट 10 आ गई। तो दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि K1 शैल बी नथिंग बट 10 टाइम्स K2। बोलो है ना। K1 शैल बी नथिंग बट 10 टाइम्स यस मैम। K2। तो K1 की वैल्यू 10 टाइम्स K2 आ जाएगी, बताइए है ना? यस मैम। और K1 की वैल्यू अगर 10 टाइम्स K2 आ जाएगी, तो इसका क्या मतलब है बताइए, कि भाई मैम की K2। K1 ज्यादा होगा। हाँ, तो मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से K2 घट गया, मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन घट गई, क्योंकि एक ऑलरेडी फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो था और हमने उसमें और टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो वो उसको फेवर थोड़ी करेगा। मैम जो हमने स्टार्टिंग में एमसीक्यू में भी किया था कि टेम्परेचर से फॉरवर्ड फेवर हो रहा है। हाँ, वही है, उसी चीज का मैथमेटिकल वर्जन। सही है। यस मैम। इस तरह से इसमें कुछ स्टैंडर्ड ये क्वेश्चन हमारे, तो एक्टिविटी का क्वेश्चन बन जाएगा, एक्सो एंडो का क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर यही वाला एक पार्ट आता है। ओके, वन मोर थिंग। मैम तो केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से रिलेट हो सकते हैं। हाँ, ठीक है। एक एक्टिवेशन एनर्जी वाला क्वेश्चन होता है, पर वो केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड है, 12th क्लास। ठीक है, तो फिर वो हम तब कर लेंगे। अब जैसे एक स्टेप, एक क्वेश्चन और देखो जैसे, कैन यू सी दिस। अब क्वेश्चन यस देखो, जैसे मैम। ये वाला असाइनमेंट है हमारा, इस वाले असाइनमेंट की बात करो तो वो कैसे करें। कह रहा है जी, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हाउ हैव द गिवन क्वेश्चन 6, कहता है फॉर द रिएक्शन H2 + I2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2HI। ठीक है, तो आपको इसने क्या कर रखा है, कहता है जी टेम्परेचर 1 है मेरा 350 डिग्री सेल्सियस का, उस पे KC1 की वैल्यू दे रखी है 66.9। एक टेम्परेचर T2 दे रखा है, वो कितना दे रखा है 448 डिग्री सेल्सियस का, उस पे KC2 की वैल्यू दे रखी है 50.0। तो कह रहा है बताओ रिएक्शन का नेचर कैसा है, इंडो के एक्सो। तो मेरे को पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है, log ऑफ K2 K1/K2, log ऑफ, बस यही याद रखना कि कहाँ पे 1 और 2 है। तो ये log ऑफ K1/K2 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R 1/T1। T1 है 350, तो 350 केल्विन में कन्वर्ट करो जरा। तो 350 में 273 जोड़ दो, तो ये जगह 3 और ये जगह 12 और 5 और 6, तो ये जगह 623। तो दिस इज यस गोइंग टू बी मैम। व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी 623 -1/448 को भी कन्वर्ट कर दो जरा केल्विन में, 273 ऐड कर दो तो 11, क्योंकि 11 और 12 ये हो गया 6 और 7, तो 720। मैम ये T2 तो आप माइनस बताओ, T1 नहीं होता। नहीं, 1/T1 - 1/T2, 1/T2 - 1/T1, सॉरी। तो 721 - 620, तो 721 - 623 हो जाता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे डालो log ऑफ KC1 कितना है 66.9, और ये है 50, ये है डेल्टा एच निकालना है 2.303। आर की वैल्यू देखो, आपको डेल्टा एच एनर्जी में जूल्स में निकालना है, तो यहाँ आप 8.314 डाल दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे आएगा 623 - 721,
डिवाइडेड बाय 721 टाइम्स 623, यही आएगा, यही आएगा। यस मैम। बोलो। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आने वाली है, तो ये मेरे पास बनेगा कितना बताइए। दिस वुड बी हाउ मच, दिस वुड बी यार 623 माइनस 721, सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस 98। नीचे आ जा रहा है 721 इंटू 623, दिस कम्स आउट टू बी 449183 इंटू डेल्टा एच, ये आ रहा है 2.303 into 8.314, so that shall be nothing but 19.147, and that is going to be log of 66.9 divided by 50। सही बात है। तो log of हम 66.9 डिवाइड 50 निकालते हैं। 66.9 डिवाइड 50 कितना आ रहा है? 66.9 डिवाइड बाई 50 मेरा कितना आता है? ये आता है 1.338। तो अगर मैं log निकालूं तो log आएगा 1.338 का कितना आता है? 0.126। तो if I solve this I get 0.126। डेल्टा एच निकालना है, नीचे बन गया क्या? तो सब कुछ ही सॉल्व कर लो बस यहाँ से बाहर। तो यू विल हैव व्हाट, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.126, 0.126 इंटू 19.147 इंटू 449183 डिवाइडेड बाय 98, एंड दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा एच। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.126 इंटू 19.147 इंटू 449183 डिवाइडेड बाय 98। तो ये वैल्यू वैल्यू आएगी 11057.579। You understand? So this would be something different, and it would be what? It would be, ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरी कितनी? 11057.79। दिस विल बी डेल्टा एच नेगेटिव का। तो नेगेटिव से क्या समझ आया कि भाई दिस इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो डेल्टा एच इसका नेगेटिव बनेगा। नहीं, कैलकुलेशन करने की एक्चुअली जरूरत भी नहीं थी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? यस मैम, जैसे हमने पिछले में किया था नेगेटिव कोट कर। बस वैल्यूज डालनी और कुछ नहीं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है तो बताओ। यस मैम। ठीक है जी। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कहता है जी N2 + 3H2 इट इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1। N2 + O2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NO, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। और H2 + ½ O2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट H2O है, दैट इज K3। तो कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक रिएक्शन दिया है इन्होंने 2NH3 + 5O2 + 5O2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NO + 3H2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ। अब ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? आप देखो, पहले आप देखो ये वाला जो ब्लू वाला रिएक्शन है ना, ये 3 रेड रिएक्शन से मिलके बना है। तो आइडियली आप देखो, मुझे अमोनिया चाहिए लेफ्ट साइड पे, यहाँ मेरे राइट साइड पे है ना। O2 मुझे 5 चाहिए। 5O2 कैसे बनेगा? और देखो NO के 2 में कोई चेंज नहीं आया, मतलब मेरे इस इक्वेशन में कोई चेंज करना नहीं है आइडियली। क्यों? क्योंकि NO का कोएफिशिएंट भी 2 है, NO राइट में है, तो यहाँ भी राइट में मेरे रिक्वायर्ड रिएक्शन। तो मुझे ये वाला रिएक्शन तो रिवर्स करना पड़ेगा। जब ये वाला रिएक्शन रिवर्स कर देंगे तो अभी K1 की वैल्यू है क्या? अभी K1 की वैल्यू है अमोनिया की पावर 2 अपॉन नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन की पावर 1 इंटू H2 की पावर 3। बोलो हाँ। हम तो 1/K1 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको रिवर्स करती हूँ तो 1/K1 हो जाएगा, है ना। तो मेरा जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है वो हाँ लिखती हूँ कि भाई मुझे रिएक्शन चाहिए 2NH3 इज इन इक्विलिब्रियम विद N2 + 3H2। बहुत बढ़िया। दूसरा रिएक्शन मुझे चाहिए N2 + O2
इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NO, इसमें मुझे कुछ करना नहीं, तो इसका K2 रहने देते हैं, इसका वैल्यू 1/K1 बन जाए। सही है। दूसरे रिएक्शन में मुझे 3 टाइम्स H2O चाहिए, 3 टाइम्स H2O, तो व्हाट डू आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद 3। और अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इसका नया का क्या आ जाएगा, पावर K3 की क्यूब हो जाएगी। बोलो है ना। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 3H2 यस मैम। प्लस 3/2O2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 3H2O, और ये बन जाएगा K3 का क्यूब। आइडियली इसमें वाटर वही है जहां मुझे चाहिए, तो मुझे इसे रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। और मैंने कोएफिशिएंट देखा, मैंने कहा पहले तो 1 था कोएफिशिएंट, अब लेकिन मेरे रिक्वायरमेंट कितने की आ रही है, रिक्वायरमेंट कितने की आ रही है, बात समझ नहीं। यस मैम। आई होप यूर अंडरस्टैंड। यस मैम। तो अब इस पूरी प्रोसेस में आप क्या करोगे बताओ। तो इफ यू एड इट अप, लेट्स जस्ट हैव एन एग्जांपल, इफ यू एड इट मैम अप तो देखो क्या हो रहा है, एन 3H2 से टू 3H2 कैंसिल हो जाएगा। और N2 से N2 भी हो जाएगा। हाँ, तो ये बना मेरे पास 1 है, 1 के। अच्छा, दिस वाज H2 प्लस हाफ O2 इज H2 ना। हाँ, और मेरी इक्वेशन में 5/2 चाहिए, तो इफ आई एड इट अप तो 2NH3, 3/2 प्लस 1 कितना होता है बताओ, डिनोमिनेटर 1 है तो इंटू 2 इंटू 2, तो ये वाला बन जाता है 5/2 O2, एंड दिस इज एन इक्विलिब्रियम विद 2NO प्लस 3H2। तो जब आप कोई नया रिएक्शन तीन को ऐड करके बनाते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो मैम तो व्हाट डू वी ये गेट, हो वी जाए। गेट K1, व्हाट डू यू थिंक विल गेट। तो वी विल गेट मैम K2 इंटू 1/K1 इंटू K1 K3 का क्यूब, तो ये बन जाएगा K2 इंटू K3 का क्यूब बाय K। गॉट द पॉइंट। यस मैम। समझ में आ गई वो, यस मैम। यू अंडरस्टैंड। यस मैम। ऐसा, कोई दिक्कत। नो मैम। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करें। अब देखो एक क्वेश्चन और देखो, तो हमें बस इक्वेशंस को ऑब्जर्व करना है और उसके हिसाब से उनको सॉल्व करना है। ठीक है, इतना समझ आया। यस मैम। अब यहाँ पे क्या सीन है देखिए। ठीक है, अब कहते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन N2 प्लस O2 का वैल्यू दे रखा है मेरे को, दैट इज 4 into 10⁻⁴ in the presence of catalyst, the equilibrium is established 10 times faster than the same at the same temperature. What would be the value of the equilibrium constant in the presence of catalyst? प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमने पढ़ा था कि प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सिर्फ क्या करता है, इक्विलिब्रियम को फास्टर अटेन कराता फास्ट या फास्टर कर। है ना। सो इट अटेन्स, इट हेल्प्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम फास्टर। ठीक है, बट Kp and Kc does not change with the change in temperature। सही बात है, Kp and Kc does not change with the change in temperature, तो चेंज इन टेम्परेचर से उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। सही है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 मुझे क्या बोल रहा है कि भाई मेरे पास Br2 है एंड 2Br नेगेटिव है, ऐसा कोई क्वेश्चन ये वाला। तो इसके बारे में क्या कहना है, इसके बारे में बताइए क्या कहना है। कहते हैं जी मेरे पास है Br2, मैम तो इसमें भी वैल्यूज वांट ऑफ इक्वेशन में पुट करके साइन देख लेंगे। तो देख लो बस जरा। तो K1 मुझे दे रखा है 500 केल्विन पे, 1 × 10⁻⁻⁻, टेम्परेचर T1। K2 की वैल्यू मेरे को दे रखी है 1 × 10⁻⁵, टेम्परेचर T2 दे रखा है 700 केल्विन। तो फॉर्मूला लगाओ, log of K2/K1 is going to be delta H upon 2.303, 1/T2 minus 1/T, मतलब 1/700 minus 1/500। तो ये वाली वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, log of K2/K1। डेल्टा एच की वैल्यू निकालनी है, नेचर निकालना है। ये आ जाता है 2.303 मैम आर, तो नेगेटिव आ जाएगा डेल्टा तो एच। ये तो नेगेटिव आ रहा है।
है ना, क्योंकि ऊपर बन रहा है 500 माइनस 800 माइनस 200, और नीचे बनेगा 500 इंटू 700। हम तो ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा। देखते हैं। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव है। लॉग के टू की वैल्यू डालो, के टू की वैल्यू 10 की पावर -5, ये 10 की पावर -10। तो ये सॉल्व करेंगे अंदर अंदर, तो ये बनेगा 10 की पावर +5। दिस शैल बी लॉग ऑफ 10 की पावर +5 इज गोइंग टू बी डेल्टा एच अपॉन 2.303 R, और ये है मेरी नेगेटिव है। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? यस मैम। तो यहाँ से क्या सिनारियो बनेगा मुझे बताइए, कि मैम ये वाली वैल्यू तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही आने वाली है, तो ये डेल्टा एच का आंसर नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एच का आंसर नेगेटिव होने का मतलब क्या हो जाएगा, कि भाई दिस विल बी एक्सो, और कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए? तो ये मेरे सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं किसके, केमिकल इक्विलिब्रियम के। केमिकल इक्विलिब्रियम में मेरे ख्याल से ये बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं जो हमें आने चाहिए, एटलीस्ट इतने तो आने चाहिए। ठीक है, एक बार हम इतने कर लेंगे, फिर देन ग्रेजुअली विल मूव अपवर्ड्स। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम, उसके क्वेश्चंस फिर शाम में करते हैं। ठीक मैम है। 5:45 पे ना? हाँ। ओके।